Hello and welcome to the online platform of Ross Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है अपकमिंग जो कि यूपीएससी का एग्जाम आपका आने वाला है 16 जून को। उसके लिए राउज एकेडमी लेकर आया है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का टेस्ट सीरीज, जिसमें 25 टेस्ट आपके होने वाले हैं। 12 टेस्ट यहाँ पर टॉपिक वाइज होंगे, 8 जीएस स्टडी के फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर होंगे, सीसेट यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा ताकि आपकी एक होल सोल प्रिपरेशन हो सके। साथ ही यहाँ पर ये जो पेपर है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में हो सकता है। ऑल इंडिया टेस्ट है, इसीलिए आप इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में दे सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप अभी नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज इन द न्यूज़। बात करते हैं गवर्नमेंट टू रिकॉर्ड पेरेंट्स रिलीजन टू रजिस्टर बर्थ। दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर आई है। देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर एक मॉडल रूल यहाँ पर ड्राफ्ट किया है जहाँ पर बात की जा रही है बर्थ रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है इंडिया में उसको ऑल्टर करने की। ये जो चेंजेस हैं ये यहाँ कहीं ना कहीं मैंडेट कर रहे हैं कि जो रिकॉर्डिंग है रिलीजन की दोनों पेरेंट्स की ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन यहाँ पर उसको लिया जाए जब आप किसी भी बच्चे के बर्थ का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अंडर द प्रपोज्ड फॉर्म नंबर 1 बर्थ रिपोर्ट, पेरेंट्स रजिस्टरिंग अ चाइल्ड्स बर्थ मस्ट नाउ स्पेसिफाई कि उनका रिलीजन क्या है। और यहाँ पर बात की जा रही है दोनों की, माता पिता दोनों की, अलॉन्ग साइड जो उनके बच्चे का यहाँ पर क्या धर्म होने वाला है। ये एक्सपांडेड डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई हो रहा है टू पेरेंट्स ऑफ अडॉप्टेड चिल्ड्रन, रिफ्लेक्टिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ताकि एक डेमोग्राफिक डेटा को कलेक्ट करने में आसानी हो सके। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 इनेक्ट किया गया था 11 अगस्त को, आप सभी को याद है, जहाँ पर प्रीसीडिंग ईयर्स जो है फॉर्म ऑफ लीगल बेसिस जो है उन सभी को यहाँ पर चेंज किया गया था। इस एक्ट में बात की गई थी कि मेंटेन करना है नेशनल बर्थ और डेथ डेटाबेस को, जो कि कहीं ना कहीं इंटीग्रेट होगा अलग अलग वेरियस गवर्नमेंट डेटाबेस के साथ, इंक्लूडिंग नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इलेक्टोरल रोल, आधार कार्ड एटसेट्रा। साथ ही 1 अक्टूबर से यहाँ पर सेम ईयर में अगर हम बात करें जितने भी बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट थे इंडिया में वो डिजिटली रजिस्टर होने लगे थ्रू द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल विच इज़ द crsorgi.gov.in। ये जो डिजिटाइजेशन का इनिशिएटिव है ये कहीं ना कहीं एम कर रहा है कि हमें स्ट्रीमलाइन करना है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को और इंश्योर करना है एक एक्यूरेसी इन द रिकॉर्ड कीपिंग। साथ ही डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट को यहाँ पर एक सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू निकाला जाएगा। एक अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट यहाँ पर होंगे जो किसी भी व्यक्ति विशेष की जो डेट ऑफ बर्थ है, जो कि उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बाकी चीज़ों के लिए आवश्यक होती हैं, उसको यहाँ पर रखा जा सके। राइट, सो ये कुछ चेंजेस यहाँ पर रखे गए हैं। साथ ही आपको रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे देती हूँ कि एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हाउसिंग एंड पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट करवाने के लिए इंडिया में अंडर द सेंसस एक्ट 1948 एंड रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर। रजिस्ट्रेशन जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो एक परमानेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, जिसे एक सिविल सर्वेंट के द्वारा जो कि जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर चलाया जाता है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं रिविजिट दी सेक्शन ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता। देखिए, भारतीय न्याय संहिता जब से यहाँ पर चेंजेस हमें देखने मिले हैं उसके कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस के बारे में बात की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है 1 जुलाई 2024 को कि यहाँ से 3 एनेक्टमेंट जो क्रिमिनल लॉज में हुए हैं वो कर दिए जाएंगे। सेक्शन 106 क्लॉज 2 भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात करें जो कि बात कर रहा है एक मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स for fleeing the scene of fatal accident without reporting to authorities has been temporarily suspended। ये डिसीजन यहाँ पर हुआ था जब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, आपको पता है एक अचानक से एक दिन ऐसा आया था जहाँ पर सारे ड्राइवर सभी ने यहाँ पर काम करना बंद कर दिया था। पूरा का पूरा जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो हैम्पर हो चुका था और उसी को ध्यान में रखते हुए बात की जा रही थी सेक्शन 106 क्लॉज 2 भारतीय न्याय संहिता की, जो कि बात कर रहा था कि एक मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट होगी 10 साल की अगर कोई भी व्यक्ति फटाल एक्सीडेंट करता है और बिना उसकी रिपोर्ट के अथॉरिटी को यहाँ से भाग जाता है। तो लोगों का बोलना था कि भाई देखिए, कई बार क्या होता है हमारी गलती नहीं होती, अगर हम वहाँ रोकेंगे बचाने की मदद करेंगे तो मॉब लिंचिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसे में जो कहीं ना कहीं 106 क्लॉज 2 है वो हमारे अगेंस्ट बात कर रहा था।
हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया बाद में, जहाँ पर इन्होंने इंडिकेट किया कि सेक्शन 106 क्लॉज 3 यहाँ पे किया जाएगा आफ्टर कंसल्टेशन विद द ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। ये जो प्रपोज्ड है कि कहीं ना कहीं सेंटेंस बढ़ाने की बात कर रहा है, पहले जो कि 5 साल हुआ करती थी अब उससे 10 साल कर दी गई। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर आप भाग जाते हैं विदाउट इमीडिएट रिपोर्टिंग तो भी आपको यहाँ पर सज़ा दी जाएगी, जो कि पुराने प्रोविजंस के ऑपोजिट देखने मिलता है। दूसरी बात की जा रही है, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन रिगार्डिंग द सेक्शन 106 क्लॉज 2 पर्टिकुलरली आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो कि सेफगार्ड कर रहा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन से, उसको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये क्लॉज कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट देखने मिल रहा है विद द फंडामेंटल राइट, एज इट माइट कंपेल इंडिविजुअल टू डिस्क्लोज culpability out of fear of enhanced punishment. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी ने ब्रॉडन किया है एक इंटरप्रिटेशन को आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की, कि हमें इनकाम पास करना है अलग अलग फॉर्म्स ऑफ कोअर्शन बियॉन्ड फिजिकल थ्रेट इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑल्सो। इसी के साथ यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफेंस। सेक्शन 112 भारतीय न्याय संहिता इंट्रोड्यूस कर रहा है एक नोवल ऑफेंस टर्म्ड एज द पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये ऑफेंस यूजुअली अप्लाई होते हैं उन सारे इंडिविजुअल्स पे जो कि कहीं ना कहीं पार्ट है एज अ ग्रुप और गैंग, जो कि इंगेज हो रहे हैं अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, जैसे थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग, अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट, अनऑथराइज बैटिंग, गैम्बलिंग, पब्लिक एग्जामिनेशन की बात की जाए, क्वेश्चन पेपर, सिमिलर क्रिमिनल एक्ट्स की। देखिए, सर्टेन ऑफेंसेस को यहाँ पर मेंशन किया गया है, अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ टिकट, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, जिसमें कहीं ना कहीं लीगल डेफिनेशन यहाँ पर नहीं थी। इसी को ध्यान में रखते हुए एक फ्रेज एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके के होने वाले डाउट को यहाँ पर दूर किया जा सके। नोटेबली अगर हम बात करें, वाइल थेफ्ट एंड स्नैचिंग कैरी पेनल्टीज ऑफ अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट, जो कि सेक्शन 303 ऑफ भारतीय न्याय संहिता की बात कर रही है। थेफ्ट इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस की अगर हम बात करें तो ये 7 से लेकर 10 साल तक की सज़ा की बात कर रहा है। सेक्शन 305 से 307 बीएनएस की बात कर रहा है। सिमिलरली चीटिंग प्रोविजंस को यहाँ पर रखा गया है, जिसमें 3 से 7 साल की सज़ा सेक्शन 318 में दी जा रही है। अनस्पेसिफाइड स्कोप या लीगल स्क्रूटनी की बात करें तो जो फ्रेज एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट की बात कर रहा है, ये कहीं ना कहीं एक स्कोप दे रहा है कि ऑफेंस को अनडिफाइंड कर दिया जाए। पोटेंशियली कहीं ना कहीं ऑफेंस जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, या फिर स्टोलन गुड्स यहाँ पर किसी को मिल जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में कोई खास बात नहीं की जा रही है। चलिए, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू नीड टू नो, जिनको आपको पता होना चाहिए, और साथ ही आप यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में जाके भारतीय न्याय संहिता के बारे में पढ़ लेंगे। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। क्योंकि हम इस आर्टिकल को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, कल ही हमने ईवीएम और सुप्रीम कोर्ट का वीवीपैट के डिसीजन को डिस्कस किया था, हम आज डायरेक्टली यहाँ पर चर्चा करेंगे ईवीएम्स के बारे में कि ईवीएम क्या होती है, दिस व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात करें, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जिन्हें कि वोट कास्ट करने के लिए भारत में इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को कंसीव किया गया था 1977 के इलेक्शन में बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और कहीं ना कहीं इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ, हैदराबाद के साथ ध्यान में रखते हुए इसे डिज़ाइन और डेवलप किया गया। 1979 में इसका एक प्रोटोटाइप बन के तैयार हुआ और इसको डेवलप किया गया और डेमोन्स्ट्रेट किया गया टू द पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स इन 1980। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बैंगलोर को यहाँ पर बाद में एनलिस्ट किया गया कि वो ईवीएम्स को यहाँ पर ईसीएल के साथ मिलकर बनाएगा, और पहला यूज़ ईवीएम का हुआ हमारे केरल इलेक्शंस में 1982 में, बट बिना किसी स्पेसिफिक लीगल बैकिंग के ये जो इलेक्शन था इसको इनवैलिडेट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 1989 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड किया गया पार्लियामेंट के द्वारा और इंक्लूड किया गया प्रोविजन फॉर द यूज़ ऑफ ईवीएम्स इन द इलेक्शन। हालांकि it wasn't until 1988 that a broad consensus was reached leading to the use of EVM in 25 legislative assemblies, जिनके अंदर आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की बात की जा रही थी।
प्राइमरली जो सक्सेस मिली उसके बाद इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और इसको बाद में आगे अलग अलग आने वाले सेक्शंस में बढ़ाया गया और ईवीएम ने रिप्लेस कर दिया हमारे पेपर बैलेट्स को थ्रू द कंट्री फ्रॉम 2001 ऑनवर्ड्स। ईवीएम की बात करें तो इसके अंतर्गत बेसिकली 2 यूनिट्स होती हैं, एक होती है बैलेट यूनिट और एक आपको देखने के लिए मिल जाती है कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट एक अपने आप में इसको प्लेस किया जाता है पोलिंग बूथ के अंतर्गत और एक जो वोटर होता है वो इसमें ही वोट कास्ट करता है एक पर्टिकुलर बटन को दबाने के बाद अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट। कंट्रोल यूनिट यहाँ पर कनेक्ट होती है बैलेट यूनिट के साथ एंड इट प्लेस्ड विद द पोलिंग ऑफिसर। ये जो कंट्रोल होता है इसका काम होता है फंक्शनिंग ऑफ द बैलेट यूनिट एंड स्टोर्स द वोट कास्ट। वहीं अगर हम बात करें तो ईवीएम के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं ओवर द ट्रेडिशनल पेपर बैलेट सिस्टम, क्योंकि आपको पता है पहले कई बार क्या होता था जो बैलेट होते थे उनको जब यहाँ पर स्टोर किया जाता था लोग उस पर स्याही डाल देते थे, ख़राब कर देते थे और बार बार इलेक्शन करवाने की आवश्यकता महसूस होती थी। ऐसे में टाइम जो रिक्वायरमेंट होता है वोट को काउंट करने का वो कम हो गया, रियल टाइम डेटा हमारे पास आ गया, साथ ही जो इनवैलिड वोट्स हैं या फिर जो इनके मिस हैपनिंग होने के चांसेस हैं वो भी यहाँ पर कम हो जाएंगे। फिर ईवीएम में बहुत सारे बदलाव हुए, टेक्नोलॉजिकल चेंज हुए पिछले कुछ दशकों में और प्री 2006 इरा ईवीएम्स को जाना जाता था M1 ईवीएम के नाम से, वहीं जो बाद में मैन्युफैक्चर हुई 2006 से 10 के बीच में उन्हें M2 ईवीएम के नाम से जाना जाने लगा। जो लेटेस्ट जनरेशन है ईवीएम का जिसे 2013 से यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा है इन्हें M3 ईवीएम्स के नाम से जाना जाता है। एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी को लेकर आने के लिए इसके साथ लेकर आया गया वीवीपैट का सिस्टम जिसे 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया विद द नेम वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ताकि आपने किसको वोट किया है उसका ही यहाँ पर आपको एक सबूत ताकि फेयर इलेक्शंस के बारे में बात की जा सके देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर ऑटोनोमस स्टेटस के कॉलेजेस के बारे में। सबसे पहले समझ लीजिए कि इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या ये आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है। तो देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहीं ना कहीं एम्फोसाइज कर रही है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए कॉलेजेस का इनटू ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ताकि इनोवेशन और एकेडमिक फ्रीडम को पहुँचाया जा सके। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक रेगुलेशन यहाँ पर रिलीज़ किया गया था 2023 में ताकि जितनी भी कॉलेजेस हैं उनकी ऑटोनोमी के बारे में यहाँ पर बात की जा सके। इंपॉर्टेंट समझें अगर हम ऑटोनोमस कॉलेजेस के बारे में तो ऑटोनोमस स्टेटस कहीं ना कहीं इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, एकेडमिक क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए, इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर काम करता है। कॉलेज यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं अपने करिकुलम को, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी टीचिंग मेथड के द्वारा ताकि रिसर्च को बढ़ाया जा सके और एजुकेशनल आउटकम को भी लेकर आया जा सके। ऑटोनोमी की वजह से कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज के ही ऊपर क्रिएट होती है जिसमें परिणाम अच्छा है इसके लिए इंस्टीट्यूशनल एफिकेशियंस के साथ, मोटिवेशन के साथ इंस्टीट्यूशन काम करते हैं। साथ ही कहीं ना कहीं ये प्राइड और एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है कॉलेज की ताकि वो अपनी फैकल्टीज़ को मोटिवेट कर सकें, अपने स्टाफ को मोटिवेट कर सकें फॉर द एक्सीलेंस, फॉर द रिजल्ट आउटकम ऑल्सो। देखिए इम्पैक्ट है NIRF रैंकिंग का। यहाँ पर NIRF रैंकिंग की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कोरिलेशन क्रिएट कर रही है ऑटोनॉमी एंड द एकेडमिक एक्सीलेंस। 100 कॉलेजेस पर यहाँ स्टडी की गई, रैंकिंग यहाँ पर दी गई जिसमें से 55 कॉलेज ऑटोनॉमस थे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कॉलेज अपनी ऑटोनॉमी के कारण, अपने खुद के सिलेबस के कारण जब इनके पास खुद स्वायत्ता होती है तो उसकी वजह से इफेक्टिवली काम करते हैं क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस का प्रेशर और इक्वालिटी और स्किल्स का प्रेशर हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं 5 आउट ऑफ अगर हम 10 कॉलेजेस की बात करें NIRF रैंकिंग में तो दे आर ऑटोनोमस, जिसमें बात की गई कि कहीं ना कहीं एकेडमिक एक्सीलेंस में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये जो नंबर है ऑटोनोमस कॉलेज का ये उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले समय में 1000 के भी ऊपर देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना अपने आप में इस्टेब्लिश कर रहे हैं ऑटोनोमस कॉलेजेस को। इवन अगर हम स्टेट की बात करें जहाँ पर कम ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन भी है वो भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। बट
पोस्ट ऑटोनॉमी के साथ भी कुछ यहाँ पर चैलेंजेस हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर इम्पोज कर रही हैं एक लिमिटेशन ऑन द सिलेबस चेंज, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉलेज की जो ऑटोनॉमी है वो हिंडर हो जाती है। वहीं कई बार ऑटोनॉमी को रिकॉग्नाइज करने में यूनिवर्सिटी टाइम लगा लेती हैं, जिसकी वजह से कॉलेज की जो डे टू डे काम की चीज़ें हैं, जो सिलेबस की चीज़ें हैं, उसकी ऑपरेशन में यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। अलॉन्ग विद दैट एक रिलक्टेंसी हमें देखने मिलती है फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंप्लीट अथॉरिटी को यहाँ पर ऑटोनॉमी देने के लिए हैम्पर करती है, जिसकी वजह से कॉलेज जो इनोवेशन करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। अलॉन्ग विद दैट एक आर्बिट्रेरी फीस इम्पोज कर दी जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा, विच इज़ ऑल्सो अगेन हैम्परिंग द ग्रोथ ऑफ द ऑटोनॉमस कॉलेज। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम कॉलेज ऑटोनॉमी की बात करें, क्योंकि ना केवल ये एकेडमिक फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बल्कि रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। कॉलेजेस एम्पावर होते हैं कि वो इनिशिएट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं अलॉन्ग विद द लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल प्रायोरिटीज़। क्वालिटी एश्योरेंस यहाँ पर हमें देखने मिल जाता है, एक इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी देखने मिलती है, स्टूडेंट सेंट्रिक फोकस होता है। कई बार आपको सिलेबस चेंज करना हो, एक्सपेरिमेंट करना हो, वो आसानी से किया जा सकता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से काम किया जा सकता है, और साथ ही फैकल्टी एम्पावरमेंट को लेकर भी काम किया जा सकता है। एंड दिस इज़ वाई ऑल दीज चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं कॉलेज ऑटोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके स्ट्रक्चर को यहाँ पर हैम्पर करने के लिए काम करना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट ऑल दिस एंटायर आर्टिकल इज़ ऑल अबाउट। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं ऑन ग्लोबल इंडाइसेस मेजरिंग डेमोक्रेसी। बहुत ही अच्छा सा आर्टिकल हमारे सामने आया है। 2024 कहीं ना कहीं मार्क कर रहा है एक सिग्निफिकेंट ईयर डेमोक्रेसी के लिए दुनिया भर में। आधे से ज़्यादा दुनिया की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सभी लोग इस समय इलेक्शन में हैं, चाहे इंडिया की बात कर लें या किसी दूसरी कंट्री की इस समय बात कर लें। with India being a key focal point due to its large population size in democratic system। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इस समय हमें देखने के लिए मिल रहा है कि इंडिया किस तरीके से काम कर रहा है। ऐसे में बहुत सारे असेसमेंट रिसेंटली किए गए और प्रोमिनेंट कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट, वीडम इंस्टीट्यूट, जो कि अपने आप में जाने जाते हैं डेमोक्रेसी को नंबर देने के लिए, दे हैव रेज्ड कंसर्न अबाउट द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। इन्होंने इंडिया को यहाँ पर देखिए, इंडिया को यहाँ पर बोला जा रहा है कि वन ऑफ द वर्स्ट ऑटोक्रेटरीज के नाम से यहाँ पर दिया गया है इसको टाइटल बाय द वीडम इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया का जो डेमोक्रेसी इंडाइस है वो यहाँ पर गिर गया है। दैट मीन्स इंडिया को क्लासिफाई कर दिया गया है कि इंडिया पार्शली फ्री नेशन है बाय फ्रीडम हाउस एंड फ्लॉड डेमोक्रेसी है बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया की जो छवि है कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है आप दुनिया में, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लग गया है। अब देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिफ्यूज़ किया है कि भाई ये जो असेसमेंट है ये कहीं ना कहीं गलत है, और इंडिया की अपनी खुद की एक डेमोक्रेसी है, हमारा खुद की एक तरीके हैं, तौर तरीके हैं, और ऐसे में जो इंटरनेशनल ग्रुप हैं ये कहीं ना कहीं इंडिया के मूव, इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है, इंडिया का जो सॉवरेन स्टेटस है उसको गिराने के लिए काम कर रहे हैं। ये मूव कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया का एक जो कर्सन है ओवर इट्स सॉवरेन रेटिंग एंड ग्लोबल रैंकिंग ऑन इंडाइसेस सच एज वर्ल्ड बैंक को वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर, वो किस तरीके से है। देखिए, जो क्रिटिसिज्म है कि इंडिया की डेमोक्रेसी को यहाँ पर डाउनग्रेड किया गया है, ये कहीं ना कहीं एक थ्रेट क्रिएट कर रहा है इंडिया की सॉवरेन रेटिंग को, और ये कहीं ना कहीं रैंक कर रहा है इंटरनेशनल गवर्नेंस इंडिकेटर को, विच कुड हैव इम्प्लीकेशन फॉर द कंट्रीज ग्लोबल स्टैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस। क्योंकि इसकी वजह से आपको पता है बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया में यहाँ पर फिर इन्वेस्टमेंट करने से कतराएंगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर अनाउंस किया कि हम एक नया मेजर यहाँ पर लेकर आएंगे सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस के थ्रू, और रिजेक्ट करा कि ये जो मिसलीडिंग इंटरनेशनल पैरामीटर हैं जो हमारे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्प्रेड कर रहे हैं, इसके लिए हम काम नहीं करेंगे। अब देखिए, वाई इंडिया इज कंसर्न अबाउट द नेगेटिव डेमोक्रेसी इंडाइसेस। पहला तो ये कहीं ना कहीं जो वेरियस इंडाइसेस हैं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है ये जेप्रोडाइज हो चुकी है। नेगेटिव कमेंट्री यहाँ पर आ रही है फ्रॉम थिंक टैंक एंड एजेंसी प्रायर टू इलेक्शन इम्पैक्ट रेटिंग। एक ग्लोबल असेसमेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि प्रेस फ्रीडम या दूसरे फैक्टर्स की बात करें। वहीं जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लियरली क्रिटिसाइज़ किया है इंडेक्स मार्कर को एज अ सेल्फ अपॉइंटेड कस्टोडियन।
चैलेंजेस यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि फ्लॉड मेथडोलॉजी का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जो कि इनएडुकेट है, सैम्पल साइज़ को यहाँ पर अंडरमाइन किया जाता है और इंडिया की क्रेडिटेबिलिटी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। साथ ही एलिगेशंस हैं कि कल्चर बायसनेस यहाँ पर दिखाई जा रही है और कहीं ना कहीं ओवर शेडो कर दिया जा रहा है इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव हैं या जो मैट्रिक्स हैं उनको। साथ ही इंडिया का जो रैंकिंग है अलॉन्ग साइड द कंट्रीज लाइक नाइजर एंड आइवरी कोस्ट, ये यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन का विषय है। जयशंकर जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत क्लियरली आर्ग्यू किया कि इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो दूसरी डेमोक्रेसीज के मुकाबले आप उसको लेकर आइए, व्हाई यू आर कंपेयरिंग इट विद नाइजर एंड आइवरी कोस्ट, दिस इज द क्वेश्चन थिंग। सो अप्रोचेस की बात करें डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, तो टाइप ऑफ डेटा यूज्ड बाय इंडाइसिस, फर्स्ट थिंग ऑब्जर्वेशनल डेटा, इसके अंतर्गत मेजर किया जाता है वोटर्स का टर्नआउट रेट क्या है। दूसरा होता है इन हाउस कोडिंग, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन हाउस कोडिंग यहाँ पर बात करता है, हियर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन यू कैन रीड अबाउट दीज थिंग्स विच आई एम डिस्कसिंग। इन हाउस कोडिंग, रिसर्चर एनालाइज करते हैं कंट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एकेडमिक मटेरियल एंड न्यूज़पेपर। तीसरा होता है एक्सपर्ट सर्वे, जहाँ पर एक्सपर्ट फ्रॉम अ कंट्री प्रोवाइड सब्जेक्टिव इवोल्यूशन। और चौथा होता है रिप्रेजेंटेटिव सर्वे, जहाँ पर सिलेक्टेड सिटीजन्स यहाँ पर एक जजमेंट देते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। डिबेट की बात करें अगर हम मैथडोलॉजी पे किस तरीके की डिबेट हमें देखने के लिए मिलती हैं, तो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स फेवर करता है ऑब्जर्वेशनल ऑब्जेक्टिव डेटा फॉर द ब्रॉडर एक्सेप्टेंस। कुछ आर्ग्यूमेंट इस तरीके से भी हमें देखने मिलते हैं जो कि एक नेसेसिटी दिखाते हैं एक्सपर्ट इंटरवेंशन की, ताकि कैप्चर किया जा सके ऑन द ग्राउंड ऑफ रिटेलिएशंस ऑफ द गवर्नमेंट। वहीं अगर हम बात करें तो एक लिमिटेशंस हमें देखने मिल रही है जिसकी वजह से इंडिया इज़ क्लियरली डिनाइंग दीज पर्टिकुलर फैक्ट्स की कहीं ना कहीं ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पर मिसलीडिंग है, मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। सो दिस वॉज दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज ऑल अबाउट। आपको करना क्या है, आप डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के क्लासिफिकेशन को यहाँ पर देखेंगे, डायमेंशंस को समझने के बारे में बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी होती क्या है और ये किस तरीके से काम करती है। ठीक है, इंडिया के स्कोर और रैंकिंग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो विद दिस पर्टिकुलर चार्ट एवरीथिंग विल बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर टू यू कि यहाँ पर VDM रेटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया को किस तरीके से रखा गया है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं चुनाव चिन्हों को लेकर कि किस तरीके से, चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हमें देखने मिल रहे हैं और ऐसा ही एक आर्टिकल बात कर रहा है इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है पार्टीज को, या तो वो नेशनल हो सकती हैं या फिर स्टेट हो सकती हैं बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया इंक्लूड करते हैं कि लोकसभा सीट्स किस तरीके से जीती गई हैं या लेजिस्लेटिव असेंबलीज में क्या पोजिशन है, साथ ही किस तरीके का परसेंटेज ऑफ वोट जनरल इलेक्शन में यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पार्टी के पास आया है। अब देखिए, चूंकि हम यहाँ सिंबल्स की बात कर रहे हैं तो हम सिंबल्स तक ही रुकेंगे, बहुत ज़्यादा भटकेंगे नहीं अपने टॉपिक से। तो क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि सिंबल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। देखिए, कोई भी जो चिन्ह होता है ये किसी पर्टिकुलर पार्टी की पहचान होती है। एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में आपको ये पता चलता है कि ओके, इफ़ आई एम सीइंग दिस पर्टिकुलर इमेज तो ये इस पार्टी का चिन्ह है। और ये जो चिन्ह होता है ये जैसे आपकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, जैसे हमारे देश की अपनी आइडेंटिटी है, हमारे देश के अपने सिंबल्स हैं, वैसे ही ये जो सिंबल्स होते हैं ये किसी ना किसी पार्टी के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंस दिखाते हैं। ठीक है, अब समझिए आगे अगर हम बात करें, चूंकि इंडिया एक वास्ट डेमोक्रेसी है, बहुत सारी पार्टीज हमारे पास हैं, ऐसे सभी के लिए अपने अपने खुद के सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए, अलॉटमेंट क्या है, रूल 108 क्या बोलता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि आखिर सिंबल एलोकेशन करता कौन है। तो पहली चीज़, सिंबल एलोकेट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। दो तरीके के सिंबल होते हैं, एक होते हैं आपके रिजर्व सिंबल्स और एक होते हैं आपके एक्सक्लूसिव सिंबल्स। रिजर्व सिंबल्स यहाँ पर आइदर रिजर्व कर दिए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली असाइन कर दिए जाते हैं एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को, या फ्री सिंबल होते हैं दैट कैन बी चूजन बाय अनऑर्गेनाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टीज ऑल्सो, कैंडिडेट्स ऑल्सो। वहीं एक्सक्लूसिव सिंबल्स की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक नेशनल या स्टेट पार्टीज के लिए ग्रांट हो चुके होते हैं जो उनके एस्टैब्लिशमेंट स्टेटस को दर्शाते हैं।
सिंबल सिलेक्शन बाय पार्टीज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ प्रोवाइड करती हैं लिस्ट ऑफ 10 प्रिफर्ड सिंबल फ्रॉम द फ्री सिंबल पूल। प्रपोज्ड ऑफ न्यू सिंबल की बात करें तो पार्टी प्रपोज कर सकती है अप टू 3 न्यू सिंबल फॉर कंसीडरेशन प्रोवाइड दे डू नॉट रिजेंबल रिजर्व्ड ऑफ फ्री सिंबल, कैरी रिलीजियस और कम्युनल connotation or depict bird or animal. Third is the common symbol assignment. The ECI may allot a proposed symbol as a common symbol for the party if it deems suitable, right? और इसी के साथ ही आपको देखने मिलता है allotment of symbols. यहीं पर आ जाता है रूल 10B ऑफ द सिंबॉलिक ऑर्डर, जो कि आउटलाइन करता है प्रोविजन फॉर द अलोकेशन ऑफ द कॉमन सिंबल फॉर द रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज पार्टी फॉर द जनरल इलेक्शन। ये जो पार्टीज होती हैं दे आर एलिजिबल फॉर कॉमन सिंबल कंसेंशन फॉर 2 consecutive इलेक्शन एंड मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 1% ऑफ वोट पोल्ड इन द प्रीवियस इलेक्शन टू मेंटेन एलिजिबिलिटी। केस की बात करें, रिसेंट एक केस आया था नाम तमिलकर कच्ची and Vidyuthalai Chitrangal Kachi faced issue with symbol allotment. डिस्पाइस NTK की अगर हम बात करें, जिन्होंने 6% वोट यहाँ पर लिए थे प्रीवियस इलेक्शन में, दे वर डिनाइड देयर प्रिफर्ड कॉमन सिंबल ड्यू टू लेट एप्लीकेशन। सिमिलरली VCK की बात करें अगर हम, तो इनको भी डिनाई कर दिया गया था एक कॉमन सिंबल ड्यू टू फेलिंग टू मीट द 1% वोट थ्रेशोल्ड, और इसी के कारण आपको ये पूरा का पूरा मुद्दा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सो क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी फर्स्ट। तो देखिए द पार्टी इस यहाँ पर बात की जाती है, स्टेट पार्टी की बात करते हैं तो पार्टी को यहाँ पर 6% वैलिड वोट्स यहाँ पर सिक्योर करने होंगे जनरल इलेक्शन में टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न। एडिशनली पार्टी को कम से कम 2 सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पर जीतनी होंगी ऑफ दैट स्टेट एट सच आ जनरल इलेक्शन, या फिर पार्टी यहाँ पर 6% टोटल वोट को यहाँ पर सिक्योर करे, और इसके अलावा लोकसभा या स्टेट इलेक्शन में इन्होंने 6% के अपने जो वोट हैं उसको सिक्योर किए हों। इसी के साथ अगर 6% वोट सिक्योर कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1 सीट लोकसभा में जीतना ज़रूरी है। वहीं अगर हम बात करें कि नेशनल पार्टी के लिए क्राइटेरिया क्या है, तो पार्टी को यहाँ पर कम से कम 6% टोटल वैलिड वोट यहाँ पर जो पोल हुए हैं 4 या मोर स्टेट एट जनरल इलेक्शन लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्हें सिक्योर करना होगा। एडिशनली पार्टी मस्ट विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट or states, or the party must win at least 2% of the total number of seats in the Lok Sabha at a general election, and these candidates must be elected from 3 states, या फिर party must be recognized as the state party in 4 of the states। ये सारी बातें यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती हैं, राइट। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तब यहाँ पर सिंबल्स की बात की जा रही है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनकी प्रेफरेंस दी जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया 1968 का ऑर्डर मेंटेन करता है इलेक्शन कमीशन को कि वो एक स्पेसिफिकेशन रिजर्वेशन चॉइस यहाँ पर दे अलॉटमेंट की सिंबल्स के लिए एट पार्लियामेंट्री एंड असेंबली इलेक्शन, ताकि रिकॉग्निशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का उसके अनुसार ये काम किया जा सके। अनरजिस्टर्ड पार्टी के लिए उनको यहाँ पर ज़रूरी है कि दे गिव द नेम ऑफ 10 सिंबल, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जो कि फ्री सिंबल लिस्ट से आते हों, जिन्हें नोटिफाई किया गया हो कमीशन के द्वारा, ठीक है। वही पैरा 15 जो है सिंबल ऑर्डर 1968 का, ये एम्पावर कर देता है इलेक्शन कमीशन को कि वो डिसाइड करे ऑन द क्लेम ऑफ राइवल फैक्शन इन केस ऑफ द स्प्लिट। इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है ऑन द इशू आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द अवेलेबल फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड हियरिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट। और इसी के साथ यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि किस पार्टी के पास कौन सा अधिकार यहाँ कौन सा सिंबल यहाँ पर अलॉट किया जाएगा। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेसी सिस्टम, सेकंड क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई संशय है, तो आप मुझे pragyapanday@raoseacademy.in पर डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। अगेन लेट मी रिमाइंड यू ऑल, UPSC प्रीलिम्स 2024 के लिए टेस्ट सीरीज आ चुकी है, सो डू नॉट फॉरगेट to call on the given numbers below. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.